हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस का डिस्कशन करेंगे। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो आप जानते हो ब्लड सेल, एनिमल सेल, ये जो सेल होते उसकी जो वॉल होती है वो एक मेम्ब्रेन है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। पहले तो ब्लड सेल, प्लांट सेल, ब्लड सेल, प्लांट सेल, ये सब जो वॉल है मतलब आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये सब जो उसकी बाउंड्री जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे मैंने एक ये सेल ले लिया, सेंटर है और अंदर उसका फ्लूइड भी होता है, ब्लड सेल का फ्लूइड भी होता है। तो ये जो वॉल है वही क्या है, मेम्ब्रेन है। अब सेल की जो बाउंड्री बनी हुई है वो मेम्ब्रेन है। अब वो नेचुरल होता है। ये जो मेम्ब्रेन है स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है विच अपीयर टू बी विच कंटिन्यूअस शीट्स और फिल्म्स। जो ये मेम्ब्रेन है वो नेचुरल मेम्ब्रेन है और जनरली वो भी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और हम जो बात करेंगे, हमें जो प्रैक्टिकल यूज करनी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है विच अपीयर टू बी कंटिन्यूअस शीट और फिल्म। तो ऐसे ही मैं इसको फोल्ड कर दूं, पूरा ओपन कर दूं और ऐसे शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो पूरी एक शीट मिल जाती है मुझे। और एक बहुत लंबी होती है तो एक पूरा रोल, फिल्म रोल आप जानते हो, तो पूरा फिल्म फिल्म रोल जैसा भी हो सकता है। तो ऐसे मेम्ब्रेन है। और एक कंटिन्यूस शीट जो है दे कंटेन ए नेटवर्क ऑफ सब एटॉमिक होल। ये क्या होता है, तो दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ सब एटॉमिक होल्स और पोर्स। इसमें छोटे छोटे होल का एक बना हुआ नेटवर्क होता है। जो मेम्ब्रेन है, ब्लड सेल का वॉल हो, प्लांट सेल हो, उसी का भी वॉल। तो ये सब मेम्ब्रेन में होता क्या है, तो छोटे छोटे होल, सब एटॉमिक, मतलब बहुत छोटे छोटे होल होते और इसका बना हुआ एक नेटवर्क हो जाता है। अब ये जो स्मॉल होल है उसमें से मुझे पार्टिकल पास करने हो तो छोटे पार्टिकल इसमें से पास हो सकते हैं। पर लार्ज पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल में इसमें से पास करने की कोशिश करूं तो ये पास नहीं होंगे। तो वही मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे तो सॉल्यूशन में एक तो आता है सॉल्वेंट और दूसरा आता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट स्मॉल होता है, सॉल्यूट लार्ज होता है। तो आपको वो समझ में आ गया होगा कि भाई मेम्ब्रेन स्मॉल पार्टिकल्स लाइक सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है तो स्मॉल पास थ्रू होल, बट अब लार्ज पार्टिकल ए सॉल्यूट है, ऐसा सोच लो। लार्ज पार्टिकल
like solute large particle like solute cannot pass through hole. तो ये भी जो ब्लड सेल वॉल है, और दूसरा एग्जांपल भी होता है पिग ब्लेडर, पिग्स, ये भी एक टाइप का मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, छोटे छोटे जो पार्टिकल है सॉल्वेंट के, उसको इसके पास होने देगा होल थ्रू, बट लार्ज पार्टिकल उससे वो होल में से पास नहीं होने देगा। मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाले जो भी मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज semi-permeable membrane, in short, which is known as SPM, membrane having this kind of properties are known as semi-permeable membrane। तो पूरी स्टोरी हो गई। मिलता है कहाँ से, तो ब्लड सेल, प्लांट सेल, मतलब एनिमल अथवा तो प्लांट्स, इसमें से मिलता है, एनिमल्स अथवा तो प्लांट्स में से मिलता है। तो ये सिंथेटिक है, अकर naturally, occurs naturally and synthesized। अब जो नेचुरल अकरेंस है उसमें हमने एग्जांपल ऊपर लिख दिया, नेचुरल मेम्ब्रेन। तो एक तो पिग्स, ब्लेडर, पार्चमेंट और नेचुरल मेम्ब्रेन है सिंथेटिक। तो सेलोफेन एंड Cu2 FeCN6, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते, पर वो एमसीक्यू के लिए आपको याद रखने। तो मेम्ब्रेन की बात होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन शॉर्ट फिर से बोल रहा हूं, तो मेम्ब्रेन जो आपको ब्लड सेल, प्लांट सेल, वो सब होते हैं, वो एक बाउंड्री से कवर होते हैं और वो बाउंड्री ही मेम्ब्रेन है। और ऐसे पिग्स ब्लेंडर, तो पिग्स ब्लेडर भी वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है। जो हम यूज कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, वही मेम्ब्रेन हो सकते हैं विच अपीयर टू बी कंटिन्यूस सीट्स और फिल्म, ऐसा सीट जैसा में दिखाई देता है, पर बेसिकली इसमें होता क्या है, तो नेटवर्क ऑफ सब एटॉमिक होल्स और पोर्स, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। और ये होल का काम क्या है, तो स्मॉल पार्टिकल्स लाइक सॉल्वेंट पास थ्रू होल्स, छोटे छोटे पार्टिकल इसमें से पास हो सकते हैं, मतलब सॉल्वेंट को पास होने देता है। सॉल्यूट, लार्ज पार्टिकल्स लाइक सॉल्यूट कैन नॉट पास थ्रू इट्स, मतलब बड़े पार्टिकल सॉल्वेंट का जो मेम्ब्रेन पास नहीं होने देता है, ऐसे कैरेक्टर्स वाले मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको एसपीएम भी बोल सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एसपीएम लिखा हो तो समझ जाना कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। वो नेचुरली भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरली जो है उसके एग्जाम्पल है पिग्स ब्लेडर, पार्चमेंट मतलब एक चर्म आता है वही है। सिंथेटिक मेम्ब्रेन में सेलोफेन और Cu2 FeCN6, इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर हमें इतने एग्जाम्पल याद रखने हैं। चलो अब बात करें ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, तो इसके लिए मुझे एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेना पड़ेगा, और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को दो सॉल्यूशन के जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग हो इसके बीच में रखना पड़ेगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और एक
ऐसे सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के बीच में मैं रख रहा हूँ जिसका कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं दो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ले लूँगा। ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे 2 मोलर CuSO4 एक्वियस सॉल्यूशन है, 2 मोलर CuSO4 एक्वियस सॉल्यूशन। और इस साइड पे मैं ले रहा हूँ 1 मोलर CuSO4 एक्वियस सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है, इसका कंसंट्रेशन 2 मोलर है। और कोई ए भी ले सकता है यहाँ पे वाटर, मतलब सॉल्यूशन ना लेना तो खाली सॉल्वेंट भी ले सकते। तो हमने क्या किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्लेस बिटवीन टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, अथवा तो और बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इसके बीच में हमने रख लिया। होता क्या है, थोड़ी देर आप ऐसे ही बैठो तो होता क्या है, तो ये जो फ्लो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आगे बताया कि किसके मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा, सॉल्वेंट के सॉल्यूट। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा क्योंकि उसकी साइज छोटी होती। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू यहाँ चलते रहेंगे। स्पॉन्टेनियस फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कहां से का, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। किसका स्टार्ट होगा, सॉल्वेंट का। तो हम बोल सकते हैं a spontaneous flow of solvent start from solution having lower concentration to higher concentration, और solvent to solution, और solvent to solution। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। एक वॉल्यूम बढ़ेगा, दूसरे का कम होगा। और ये कब तक चालू रहेगा, तो जब तक कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो तब तक ये फ्लो चालू रहता है। इससे कोई हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। डेफिनेशन अब आपके सामने आप देख सकते हो, वही osmosis when semi-permeable membrane placed between two solution having different concentration, or between solvent and solution, a spontaneous flow अपने आप स्टार्ट होगा। spontaneous flow of solvent, कौन जाएगा, solvent, start from a solution having lower, important है, having lower concentration to higher concentration, और solvent to solution, और दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस। मीनिंग फिक्स है कि भाई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो गए, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएंगे, या तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जाएगा, और इसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का भी हमें डिस्कशन करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने ऑस्मोसिस का डिस्कशन कर लिया, वही चीज, पर जब उस पे प्रेशर लगता है तो ये एटमोस्फेयर का प्रेशर लगता है, 1 एटमोस्फियर। इस साइड पे भी सेम प्रेशर होता है, 1 एटमोस्फियर। ये फ्लो कंटिन्यू है उसी पे प्रेशर पे, 1 एटमोस्फेयर प्रेशर। उस टाइम पे जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, सॉल्वेंट ये हायर कंसंट्रेशन साइड मूव करेगा, अपने आप करेगा। पर मैं ये जो सॉल्यूशन है उस पे ये थोड़ा प्रेशर बढ़ा दूं, क्या करता हूं, प्रेशर इसमें बढ़ा देता हूं, 1 एटमोस्फेयर से प्रेशर बढ़ा दूं। पर कितना बढ़ाऊं, तो प्रेशर इतना बढ़ाऊं कि ये फ्लो स्टॉप हो जाए, सॉल्वेंट का फ्लो जो आ रहा है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, वो स्टॉप हो जाए। उतना मिनिमम प्रेशर मुझे इंक्रीज करना है। तो ऐसे प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोलते।
ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोलते हैं। क्या किया मैंने? बाय अप्लाइंग मिनिमम प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, बाय अप्लाइंग मिनिमम प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन just stop the flow of solvent, just stop the flow of solvent toward the solution across semi-permeable membrane is called osmotic pressure। इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। अब मुझे वो ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला डिराइव करनी है, तो कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सी कंसंट्रेशन है, हियर सी इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। सी क्या है? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। अब प्रोपोर्शनलिटी को निकाल दो तो पाई इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू सी को क्या बोलेंगे? एन, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं सी की जगह लिख सकता हूं एन अपॉन वी, और प्रोपोर्शनलिटी को निकाल दूं तो सी आर टी एक स्टेप, पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। अब एन हम जानते, एन को क्या बोलेंगे? एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, देयरफॉर पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी। तो हियर डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, m molar mass of solute, v volume of solution। R का यूनिट जो है एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल इंटू केल्विन, तो आपको इसके हिसाब से टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में लेना है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में लेना है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर में लेना है, क्वांटिटी मोल में लेनी है, और प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट, जिसका यूनिट आप आर में लिखो वही ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट लेना है। जैसे मैंने आर का यूनिट एटमॉस्फेयर की जगह बार लिखा तो प्रेशर का यूनिट बार में आएगा, आर का यूनिट एटमॉस्फेयर इंटू लीटर पर मोल केल्विन लिखा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट मुझे मिलेगा एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर है। फिर से इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। चलो, ये डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर बाय अप्लाइंग मिनिमम प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन दैट जस्ट stops the flow of solvent towards the solution across the semi-permeable membrane, it's called osmotic pressure, which is denoted by pi। osmotic pressure को किससे बताते हैं? पाई से बताए। एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन C, और C को ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालो तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आर इज अ गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। अब C कंसंट्रेशन है, C हम जानते हैं मोल पर वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, और मोल को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी। इसका हमें यूज करना है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रैक्टिकल वैल्यू भी आती है, थियोरिटिकल वैल्यू हम इसमें जो डेटा हम जानते हैं वो लिख के हम थियोरिटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के दोनों वैल्यू मिल सकते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू जो हम प्रैक्टिकल से निकालेंगे, थियोरिटिकल वैल्यू जो हम इसमें से लिख के वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करके निकालेंगे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेटेड वैल्यू निकलेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है विच इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। दूसरी बात, मुझे इसमें से अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकालना हो तो मैं ये फॉर्मूला को m इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी
ऐसे लिख के अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकाल सकता हूँ। प्रैक्टिकली मैं ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढ लूंगा और अननोन सब्सटेंस का मोलर मास को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे अननोन सब्सटेंस का मोलर मास मिलेगा। मोस्टली प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स पार्टिकल जो है उसका मोलर मास ए मेथड से ढूंढना बहुत परफेक्ट मिलता है। ये मेथड से, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से मैं प्रोटीन, पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास ढूंढूं तो उसका जो वैल्यूज है मोलर मास की वो एक्यूरेट मिलती है, ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। इसके अलावा जैसे मैंने फ्रीजिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसकी मदद से मैं लार्ज मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ढूंढूं तो इतनी मोलर मास में एक्यूरेसी नहीं मिलती। तो इसका रीजन है, तो पहले तो एक क्वेश्चन ये होगा कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर किस सब्सटेंस का मोलर मास ढूंढने के लिए यूज होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसका मोलर मास ढूंढने के लिए यूज होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ढूंढने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोसेस बेस्ट है इंस्टेड ऑफ अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक, ये भी एमसीक्यू के भी कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इसका डिस्कशन करेंगे। चलो अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमने अभी बात की कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो यूज है एकदम पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV, तो प्रैक्टिकल से मेजर कर सकते। तो मुझे प्रैक्टिकली वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की मिलेगी। प्रैक्टिकली वैल्यू किसकी मिलेगी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। उसका यूज करके मैं मोलर मास, M क्या है? मोलर मास, वो ढूंढ सकता हूं। अलग अलग सब्सटेंस का मुझे मोलर मास मिल सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रैक्टिकल वैल्यू को ले लूं और अननोन सब्सटेंस का मुझे मोलर मास मिल सकता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास अलग अलग मेथड है। कौन से अलग अलग मेथड है? तो एक तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, मोलालिटी आते, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इस सभी में आता है क्या? मोलालिटी M इज इक्वल टू मोलालिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते तो इज इक्वल टू CRT, मतलब मोलर कंसंट्रेशन आते, C इज इक्वल टू मोलारिटी। तो यहाँ पे मोलारिटी बाकी सब मेथड में आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलारिटी का यूज होता है। तो दिस मेथड, एक तो क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर measurement method is widely used to determine the molar mass of macromolecules like proteins and polymers। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है जिसका मोलर मास बहुत ज्यादा है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पार्टिकल का मोलर मास ढूंढने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज होता है। ये ज्यादा एडवांटेजियस मेथड है इस ओवर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बाकी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ज्यादा इसका एडवांटेज है। और इसका एडवांटेज में एक तो क्या है? तो एक तो ये मेथड में मोलारिटी यूज होती है इंस्टेड ऑफ मोलालिटी, और मोलारिटी वो कंसंट्रेशन का बेटर यूनिट है इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। तो मोलारिटी का यूज करके अगर हम कोई रिजल्ट लाते हैं तो वो उससे जो मोलर मास मिलता है वो मोलालिटी से ज़्यादा नज़दीक होता है, मतलब सही ज़्यादा होता है। दूसरी बात है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो हम यूनिट आर का लेते हैं, इसके हिसाब से या तो मुझे एटमॉस्फेयर में मिलता है या तो बार में मिलता है। जब डेल्टा TB की वैल्यू लाते हैं तो मुझे केल्विन में मिलता है या तो डिग्री सेल्सियस में मिलता है। जब केल्विन कोई यूनिट केल्विन में मिलता है, यहाँ पे मैं डेल्टा TB इज इक्वल टू
kb into 1000 into mass of solute upon molar mass into mass of solvent। तो जितना जितना ये बढ़ता है ये डिक्रीज जाता है। मोलर है बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंट है वो वैल्यूज बहुत कम होगी और नीचे जाके वो वैल्यूज एटलीस्ट 10⁻⁵ केल्विन तक लार्ज पार्टिकल होता है तो वैल्यू का डिफरेंट डेल्टा टी भी 10⁻⁵ केल्विन तक मिलता है। और ये इतनी छोटी वैल्यू है कि मैं प्रैक्टिकली ये वैल्यू को मेजर नहीं कर पाता और प्रैक्टिकली वो वैल्यू मैं सही तरीके से मेजर नहीं करूंगा तो जिसका भी मुझे मोलर मास ढूंढना है वो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी नहीं। तो एक ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं प्रैक्टिकली डेल्टा टी भी लार्जर मॉलिक्यूल्स हो तो एक्यूरेट मिलता नहीं। अब जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो एटमोस्फियर में आता है तो बार में आता है और हम जानते हैं 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 760 mmHg। मतलब ये वैल्यू एक तो हम लार्ज यूनिट में मेजर कर सकते। ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम वे, मोलर मास नीचे है तो पाई की वैल्यू ये जैसे जैसे बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी, पर वो इतनी डिक्रीज नहीं होती कि हम इसको एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते। एक तो इसका यूनिट कन्वर्जन में भी ये वैल्यू अलग है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड इज लार्जर इवन फॉर एवरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हो क्योंकि हम वॉल्यूम ले मोलारिटी ले रहे हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आती है उतनी लार्ज आती है। कन्वर्जन करने के लिए तो हमें बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाती है, उतनी लार्ज आती है कि हम इसको प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। और इसीलिए जो पुअर सोल्यूबल सब्सटेंस है जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है ऐसे सब्सटेंस का भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। और पॉलीमर्स जो होते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है तो ऐसे पॉलीमर का भी ऑस्मोटिक प्रेशर से हम एक्यूरेट मोलर मास मेजर कर सकते हैं बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरेटिवली। और दूसरी बात यहाँ पे टेम्परेचर, तो देखो ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो प्रैक्टिकल हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे करना पड़ेगा, तो हायर टेम्परेचर पे करना पड़ेगा या तो लोअर टेम्परेचर पे करना पड़ेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड है जो हम रूम टेम्परेचर पे भी कर पाते हैं, और जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो इसका मतलब जो हायर टेम्परेचर पे अनस्टेबल सब्सटेंस हो उसका मोलर मास अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से एक्यूरेसी नहीं मिलती क्योंकि वो हायर टेम्परेचर से अनस्टेबल हो जाते। पर जो द मेजरमेंट इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, मेजरमेंट रूम टेम्परेचर से कैरिड आउट होता है, तो दिस मेथड इज प्रैक्टिकली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। जो सब्सटेंस हायर टेम्परेचर, बायोमोलिक्यूल जनरली हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, प्रोटीन सही में टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो उसमें स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से उसका मोलर मास एक्यूरेट मिल सकता है पर बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से उसका मोलर मास एक्यूरेट नहीं मिल सकता। तो एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी सामने लिखा हुआ है, उसका पूरा रीजन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें ऑस्मोटिक, आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का डिस्कशन करना है। चलो मुझे आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की बात करनी है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन 2 लेता हूं और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो एट गिवन टेम्परेचर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले तो द सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, the solution having equal osmotic pressure at the given temperature solutions are called iso-osmotic solution।
आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं, जिसका कंसंट्रेशन भी सेम होता है। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन कैसा होता है, सेम होता है, तो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कंसंट्रेशन सेम होता है तो दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बोलेंगे। तो हमें समझना है, तो हम ब्लड सेल ले लेते हैं। ब्लड सेल की वॉल है, सेंटर वॉल है फ्लूइड, और जो फ्लूइड होता है उसका जो भी कंसंट्रेशन, और इसको मैंने NaCl के सॉल्यूशन में रख दिया, NaCl, और NaCl का कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, NaCl मतलब नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। तो ये दोनों का, इसका कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, और जो इनसाइड ऑफ फ्लूइड है वो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, मतलब पाई, इसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड inside of blood cell is equal to pi osmotic pressure 0.9% weight by volume NaCl सॉल्यूशन। तो इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन अथवा तो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों भाई, तो ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो इसको हम ऑस्मोटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और जो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है तो इसमें ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं, देयर इज नो ऑस्मोसिस। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, इसके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, तो इसमें ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन सच अ सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस अकर्स बिटवीन देम। ये दोनों आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करो तो इसमें ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। सेल वॉल और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो इसकी वजह से मैं ब्लड सेल को 0.9% वेट बाय वेट वाले सॉल्यूशन में रखूँ तो इसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल ब्लड सेल में जाएंगे नहीं, और ब्लड सेल को कोई नुकसान होगा नहीं। तो जो हमारी बॉडी में सलाइन वाटर है, जो सॉल्ट वाटर है NaCl का, उसका कंसंट्रेशन अगर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम रहता है तो ब्लड सेल को कोई नुकसान करने वाले नहीं है, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा या डिक्रीज नहीं होगा अगर कंसंट्रेशन 0.9% है तो। पर अब मुझे पढ़ना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे मैंने दो सॉल्यूशन ले लिए। यहाँ पे मुझे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ना है। तो मैं 0.9% कंसंट्रेशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, पर मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आजू बाजू जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट ले लूं, तो जिसका कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन है इसको हायर कंसंट्रेशन वाले को हाइपरटोनिक बोलेंगे, और जिसका कंसंट्रेशन लोअर है तो इसको हाइपो। हायर कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक, लोअर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक, इतना हमें याद रखना है। मतलब जो फ्लूइड है, ब्लड सेल है, उसमें मैं 0.9% से कंसंट्रेशन कम कर दूं
यहाँ पे मैं खाली 0.7% वेट बाय वॉल्यूम कर दूं तो ये कंसंट्रेशन लोअर हुआ, तो ये कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। और इसका कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा होगा, बार वाले NaCl का कंसंट्रेशन कम होगा। ये कंडीशन में ये जो फ्लूइड ऑफ ब्लड सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। मतलब जो ऑस्मोटिक आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन है पाई ब्लड सेल इतना लिख रहे, इफ इज ग्रेटर देन पाई पॉइंट कितना लिया है 7% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। तो ये दोनों के हमें कंपैरिजन करने, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल ने दोनों कंपैरेटिव लिया। एक को हम बोलेंगे कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। और इसके कंपैरेटिवली इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। तो ऐसा हमें सॉल्यूशन हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक समझ में आना चाहिए। वो MCQ में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन दिया होता है, उसमें पार्टिकल भी ध्यान में रखने होते। पार्टिकल जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तब देखेंगे, पर तब हमें सही क्वेश्चन का सही ऑप्शन का चॉइस करना होता। चलो अब हमें पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम अभी तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लेते हैं, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड वो मेम्ब्रेन को दो ऐसे प्लेस करते हैं कि भाई एक साइड सी वाटर और दूसरी साइड प्योर वाटर हो। मतलब ए साइड पे मुझे सी वाटर लेना है और ए साइड पे मुझे प्योर वाटर लेना है। ये सी वाटर, ये प्योर वाटर। ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। और यहां पे मैं पिस्टन रखने का कुछ अरेंजमेंट कर लेता हूं। सी वाटर तो ही, यहां पे भी सेम प्योर वाटर रहेगा इसमें। अब देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, उसका काम क्या है? तो ऑस्मोसिस आप जानते हैं कि भाई प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट है तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सी वाटर की ओर जाएंगे, तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। इस कंडीशन में वाटर का फ्लो यहाँ से बाहर आना चाहिए, यहाँ से बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये वाटर का यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वाटर बाहर आएगा। और जनरल मुझे फ्लो को स्टॉप करना हो तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों साइड पे होता ही है। अब कुछ प्रेशर में यहाँ पे अप्लाई कर दूं, पिस्टन लगा के पाई जितना प्रेशर अप्लाई कर दूं तो फ्लो स्टॉप होगा, और इसी को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तब तक तो ठीक है, ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा, ये प्रोसेस आगे चलेगी नहीं। पर मुझे अगर इस सी वाटर को प्योरीफाई करना है तो मुझे इसमें से सॉल्ट पार्टिकल, क्योंकि सी वाटर में नंबर ऑफ सॉल्ट होते हैं, तो वो सॉल्ट पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल्स, प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूं, यहाँ पे प्रेशर P जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है वो अप्लाई करूंगा, तो होगा कि ये जो सी वाटर है उसका मतलब सॉल्यूशन है या तो हायर कंसंट्रेशन है, तो जनरल सॉल्वेंट पार्टिकल सी वाटर से प्योर वाटर में नहीं जाते। ये अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा नहीं तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। और जैसे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर बढ़ा होगा, पर उसके एक हायर प्रेशर लगाना होता है। खाली पाई से मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा और प्रोसेस चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो ऑस्मोटिक प्रेशर से मुझे प्रेशर ज्यादा इतना बढ़ाना पड़ेगा
कि यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसका फ्लो रिवर्स हो जाए। ये सब मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड चला जाएगा। तो ये प्रोसेस को रिवर्स हो गया। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जा रहा था, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे और ये प्रोसेस रिवर्स हो गया। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब यार देखो, हमने क्या किया, इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से हमने प्रेशर बढ़ा दिया, लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, P ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। कहां पे बढ़ाया? ये सॉल्यूशन साइड बढ़ा दिया, टू द सॉल्यूशन। द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई। इट मीन्स प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट का फ्लो स्टार्ट हो गया थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। यही फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। जनरली रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज वाटर को प्योरीफाई करने के लिए होता है। सी वाटर में से मुझे प्योर वाटर निकालना है तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस का हम यूज करेंगे। इसमें एक मेम्ब्रेन, हम तो ऐसे तो नंबर ऑफ मेम्ब्रेन, अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन आते हैं, पर सेल्यूलोज एसीटेट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो जनरली यूज होता है, वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज अ फिल्म ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट प्लेस्ड ओवर अ सुटेबल सपोर्ट। मतलब अभी मुझे वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट बनाना है, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट बनाना है तो क्या करूंगा? मैं एक ऐसी ट्यूब ले लूं और ये ट्यूब में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कौन से मेम्ब्रेन ले लूं? अभी मैंने राउंड अप किया है, वो सपोर्ट है, और बाहर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मतलब सुटेबल सपोर्ट से मुझे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज डाई एसीटेट को अरेंज करना है। अब यहाँ पे मुझे सी वाटर लाना पड़ेगा प्रेशर से, P ग्रेटर देन पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रखूंगा और इसमें से मुझे सी वाटर को फ्लो करना है। तो सी वाटर अंदर आ जाएगा। देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज एसीटेट को सपोर्ट नहीं होगा तो वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा, फट जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और एक बार मैंने एक और जैकेट लगा दिया। अब प्रेशर ज्यादा है तो ये जो सी वाटर में से वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ऑस्मोसिस से रिवर्स प्रोसेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे और बाहर आके यहाँ से मुझे कोई एक ऐसी जगह टैंक में कलेक्ट कर लेना है। टैंक में मैंने प्योर वाटर कलेक्ट कर लिया और इसको जहाँ भेजना है वहाँ मैं भेज सकता हूँ। और जो सॉल्टी वाटर है, वो ज़्यादा वाटर है, वो ऐसे कुछ अरेंजमेंट कर सॉल्टी वाटर बाहर निकलता जाए और उसको मैं वेस्ट कहीं पे डाल दूँ तो ये वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट हो गया। तो सी वाटर को प्योर करने के लिए वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज होता है। जनरली याद रखना है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज एसीटेट का यूज होता है, उसको कोई बेसिक सपोर्ट में रखना होता है और खाली ये मेम्ब्रेन को अरेंज करके ऑस्मोसिस से ज़्यादा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इसमें मैं दे दूँ और ऐसे अरेंजमेंट करूँ तो आपका आरओ प्लांट तैयार हो जाता है। जो घर में वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट होते हैं वो भी ऐसे ही प्लांट होते हैं।